under principles of inheritance. So far what we have studied, we have studied the Mendelian inheritance. अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा। मेंडेलियन के अंदर हम लोगों ने मेंडल्स के लॉज को स्टडी किया, द लॉज विच वर फॉर्म्ड बाय मेंडल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, देन द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस भी साथ में हम लोगों ने स्टडी किया। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोगों ने स्टडी किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, को डोमिनेंस को स्टडी किया। और so co-dominance, incomplete dominance, these topics we have already done. Now we will study those topics which are actually not given in the NCERT. NCERT में कुछ ऐसे टॉपिक जो है वो नहीं दिए हुए हैं, और रेयरली कभी ऐसा होता है कि नीट के एग्जाम में उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को हमको सिर्फ ब्रीफ में स्टडी करना है, बस शॉर्ट में स्टडी करना है, कोई इतना ज़्यादा डिटेल में हमको उसको नहीं स्टडी करना है। एंड these topics I am going to cover under the gene interaction. अब ये जीन इंटरेक्शन के कुछ टॉपिक्स तो हम लोगों ने जो है वो डिटेल में स्टडी किए हैं। जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जीन इंटरेक्शन, ओके। सो जीन इंटरेक्शन जो होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। दो टाइप का जो है वो जीन इंटरेक्शन होता है। हम लोग इसको जो है वो इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इट इज इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। तो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन एंड इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। सो इंट्राजेनिक पूरा लिख देता हूं मैं, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन एंड इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। सो इंट्रा की मीनिंग होती है विद इन द सेम, और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। सो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन जो है, इट इज द जीन इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द जीन और द alleles which are present on the same locus of homologous chromosome। तो homologous chromosome के सेम लोकस पर, सेम जीन लोकस पर जो कैरेक्टर्स रहेंगे, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं इंट्राजेनिक। और इंटरजेनिक जो जीन इंटरेक्शन होता है, ये ऐसे जीन के बीच में होता है जो अलग अलग लोकस पर होते हैं। अलग अलग लोकस का मतलब सेम क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर भी हो सकते हैं, या फिर टोटली डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंटर एलीलिक। So intragenic gene interaction is also known as interallelic because the interaction here takes place between the alleles of the same gene। एक जीन के जितने भी एलील हो, हमने जो है वो दो एलील वाले कैरेक्टर को भी स्टडी किया है और मल्टीपल एलील वाले कैरेक्टर को भी स्टडी किया है। तो जितने भी एलील होंगे एक सिंगल जीन के, वो एलील्स के बीच में आपस का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राजेनिक और इंटरएलीलिक। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होता है जो अलग अलग जीन के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो है वो जब जीन ही डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर जो है वो एलील्स सेम नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। इसको हम नॉन एलीलिक इंटरेक्शन बोलेंगे और इसको है बोला जाएगा इंटर एलीलिक। नाउ विल सी सम एग्जांपल लाइक इंट्राजेनिक में जो कॉमन एग्जांपल है, इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल लिख देता हूं मैं इसके अंदर, इनकम्प्लीट
डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस भी इसी में आ जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस भी आ जाएगा इसके अंदर। को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील। सो ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी स्टडी किया है, को डोमिनेंस भी स्टडी किया, इवन वी कैन राइट द कंप्लीट डोमिनेंस आल्सो हियर। कंप्लीट डोमिनेंस जो हम लोगों ने मेंडल के जेनेटिक्स में स्टडी किया था। सेम ऐसे ही इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में, इसके अंदर जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने स्टडी की हैं और कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो हम लोगों ने स्टडी नहीं की हैं, बट स्टिल वी हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स एंड रेशो, जो फिनोमिनन है उसके एग्जांपल और रेशो जो को हमको जो है वो याद रखना है इसके अंदर। सो यहाँ पर जो एग्जांपल है, विल सी द एग्जांपल एज एन एग्जांपल द प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपी हम लोगों ने जो है स्टडी किया है और प्लियोट्रॉपी के बाद में इसके अंदर एक कंडीशन आती है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जो एग्जांपल हमको याद रखना है वो है फ्लावर कलर इन Lathyrus odoratus। सो इसकी एग्जांपल है फ्लावर कलर इन Lathyrus odoratus, or it is also called as स्वीट पी। सो फ्लावर कलर जो है लेटेरस ओडोरेटस में कॉम्प्लीमेंट्री जीन के इफेक्ट को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, इसके अंदर दो वाइट वैरायटीज को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं और उसका जो क्रॉस भी जो है एमटीजी में दिया हुआ है, तो इतना क्रॉस तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर द रेशो। तो दो वाइट वैरायटीज को अगर हम लोग जो है क्रॉस करते हैं तो हमको F2 जनरेशन में बहुत सारे प्लांट्स जो है वो पर्पल मिलते हैं और फिर थोड़े पर्पल से कम जो है वो अपने को व्हाइट मिलते हैं। तो पर्पल और व्हाइट का जो हमको रेशो मिलता है वो 9:7 का मिलता है F2 जनरेशन में, 9 पर्पल एंड 7 व्हाइट। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि दो डोमिनेंट जो एलील होते हैं, मतलब कैपिटल C एंड कैपिटल B, बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लावर कलर एंथ्रोसायनिन। अगर दोनों में से कोई एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, दोनों में से एक डोमिनेंट एलील जो है वो प्रेजेंट रहना चाहिए प्लांट के पास में फ्लावर कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर एक भी डोमिनेंट एलील जो है वो प्रेजेंट नहीं है प्लांट के पास में, तो फ्लावर कलर डेवलप नहीं होगा, फ्लावर जो है वो व्हाइट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से दोनों जीन एक दूसरे के साथ में मिल करके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। फिर ऐसे ही जो है वो सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल यहां लिख देता हूं मैं। सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। सो सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट जो होता है, इसका ये एग्जांपल जो है वो हमको देखने को मिलती है माइस कोट कलर में। इसकी जो एग्जांपल है, इट इज माइस कोट कलर। और यहां हमको जो रेशो देखने को मिलता है 9:3:4 का रेशो देखने को मिलता है। 9:3:4, ये 9:3:4 का रेशो ऐसे आता है, 9 जो एनिमल्स हैं F2 जनरेशन में वो अगॉटी कलर शो करते हैं। अगॉटी का मतलब होता है ग्रे कलर शो करते हैं, और 3 जो है वो ब्लैक होते हैं
और 4 जो होते हैं वो अल्बिनो होते हैं, उनके अंदर कलर नहीं आता है। तो 9 अगोटी, 3 ब्लैक एंड 4 अल्बिनो। सो 9:3:4 का ये रेशियो अपने को सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है, ये कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट रिसेसिव के जैसा फिनोमिनन है, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो कंप्लीट डोमिनेंस का इफेक्ट था वो एक अलील का दूसरे अलील पर था। मतलब एक ही जीन के 2 अलील हो या 2 से ज्यादा अलील हो, तो उसमें से एक अलील जो है वो दूसरे अलील के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस का इफेक्ट रखती है। ये था अपना कंप्लीट डोमिनेंस। बट एपिस्टेसिस में क्या होता है, एपिस्टेसिस में एक जीन जो है जो किसी क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पर लोकेटेड अदर जीन या सेम क्रोमोसोम के किसी दूसरे लोकस पर लोकेटेड अदर जीन के ऊपर अपना डोमिनेंस इफेक्ट रखता है। मतलब एक जीन दूसरे जीन को पूरी तरह से उसके इफेक्ट को सप्रेस करेगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं, इस फिनोमेनन को एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जो है इसमें जो डोमिनेंस इफेक्ट रखने वाला जो जीन होता है, दैट जीन इज कॉल्ड एज एपिस्टैटिक जीन, और जो सप्रेस होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दैट जीन इज कॉल्ड एज द हाइपोस्टैटिक जीन। सो एपिस्टेसिस जो है इसमें डोमिनेंस एपिस्टेसिस भी होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो ये कैसे होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में कोई डोमिनेंट जीन यानी जो खुद अपने अलील पर डोमिनेंट है वो किसी दूसरे जीन को डोमिनेट करेगा, यानी अपने अलील को भी डोमिनेट करेगा और किसी दूसरे जीन को भी डोमिनेट करेगा, तो वो हो जाएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस वो होता है जहां पर जो अलील है वो खुद तो रिसेसिव होता है और अपने इंटर अलील से जो है वो रिसेसिव होगा, लेकिन किसी दूसरे जीन के ऊपर जो है वो डोमिनेंस इफेक्ट रखेगा, तो उसको कहा जाएगा रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन। तो यहाँ एग्जांपल जो है ये हमको याद रखना है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो एग्जांपल है, सो एपिस्टेसिस के लिए 4 डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जो एग्जांपल और जो रेशो है, पहले रेशो याद रखेंगे, 12:3:1 का रेशो आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आ जाता है 12:3:1 रेशो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, और रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर रिसेसिव एपिस्टेसिस में यहां जो रेशो आता है ये होता है 13:4 का। रिसेसिव एपिस्टेसिस डायहाइब्रिड रेशो 9:3:4 का रेशो आता है, 9:3:4 का ये रेशो आता है। आपको खाली रेशो याद रखना है। और यहाँ जो एग्जांपल है एपिस्टेसिस की, जनरल एग्जांपल याद रखते हैं, इट इज द फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो। जो समर स्क्वैश कुकुरबिटा का जो फ्रूट कलर होता है, जिसको हम लोग जो है वो कुकुरबिटा बोलते हैं, पंपकिन टाइप का जो फ्रूट होता है, गोल बड़ा वाला जो कद्दू जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर उसके फ्रूट कलर में एपिस्टेसिस का फिनोमिनन देखने को मिलता है। सो दीज आर द फ्यू जीन इंटरेक्शन। अब इसमें से कुछ जीन इंटरेक्शन हम लोगों ने स्टडी किया है और कुछ को स्टडी नहीं किया है। जैसे यहाँ से प्लियोट्रॉपी को स्टडी किया, इस तरफ से इनकम्प्लीट, कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, सभी को हमने स्टडी किया है। सो ये है इसके जीन इंटरेक्शन के कुछ एग्जांपल्स। देन नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फ्रॉम आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्टडी किया था। अभी जो हमको स्टडी करना है वो रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक।
So under sex determination there are many different ways by which the gender of an individual is determined after fertilization. तो उसके अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स में से जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं वो हमको स्टडी करना है. सो द फर्स्ट मेथड इज एक्स 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 वाई टाइप. तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो फिनोमिनन है और इसका जो मेथड है, इसको सबसे पहले जो है वो हेंकिंग ने 1891 में स्टडी किया था. सो ही वाज हेंकिंग इन 1891, उसने इसको स्टडी किया था. और हेंकिंग ने इसको स्टडी किया था इंसेक्ट के ऊपर. ही वाज स्टडीइंग द स्पर्म्स ऑफ द इंसेक्ट. उसने जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि 50% स्पर्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, और ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को उस वक्त जो है वो क्रोमोसोम की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, क्योंकि 1891 की बात है, 20th सेंचुरी से पहले की है, लास्ट ऑफ द 19th सेंचुरी की बात है ये. तो उसने उसको जो है वो एक्स बॉडी नाम दिया था हेंकिंग ने. उसने ये बताया कि कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक्स बॉडी पहुंचता है, और 50% स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्स बॉडी नहीं पहुंचता. आगे चल करके उसी एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया. तो हेंकिंग ने जो है वो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था. नाउ जब वो क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए, तो क्रोमोसोम डिस्कवर होने के बाद में ये मालूम हुआ कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के क्रोमोसोम के 2 ब्रॉड टाइप बताए गए. एक जो है वो ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. तो ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं which do not participate in determination of sex, और सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ हमको जो है कुछ एग्जांपल्स स्टडी करनी है, कुछ मेथड, और अलॉन्ग विद एग्जांपल स्टडी करना है हमको एक्स 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 वाई मेथड. तो एक्स 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 वाई मेथड ये देखने को मिलता है मैमल्स में और कुछ इंसेक्ट में. तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है मैमल की तरफ से हम डायरेक्ट इसको हम लोग एग्जांपल में हम ह्यूमन ले लेते हैं. सो एक्स 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 वाई, और ये बहुत नोन एग्जांपल है, बहुत लोअर स्टैंडर्ड से जो है स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते आए हैं. तो ये नोन एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं कि इसमें डिटर्मिनेशन कैसे है और कौन सा पैटर्न फॉलो होता है. सो एक्स एक्स यूजुअली ऐसा होता है जब हम किसी भी एनिमल का मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लिखते हैं, तो हम लोग जो है वो फीमेल का जो जीनोटाइप होता है वो पहले लिखते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट इट इज जनरली फॉलो. सो एक्स 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 वाई, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑटोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में पेयर में होते हैं, मेल के अंदर एक्स और वाई इस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं. सो ऑटोसोम के लिए हम लोग जो है इसको इस तरह से लिख देते हैं ए मींस ऑटोसोम. अब यहाँ पे 2 बार ए इसलिए लिखा गया क्योंकि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, और फीमेल है तो प्लस इसके साथ में फीमेल का जो जीनोटाइप रहेगा क्रोमोसोम को लेके इट इज एक्स एक्स. सो ए प्लस एक्स एक्स, इट इज द ह्यूमन फीमेल. देन अक्रॉस इज डन. यहाँ पर मेल के लिए हम लोग लिखते हैं ए क्योंकि ऑटोसोम दोनों में सेम ही होते हैं, प्लस एक्स एंड वाई. सो एज वी नो ह्यूमन मेल contains one X chromosome and other Y chromosome. So this is the human male. Now a cross is done here. We can also write mother and father, वो भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ह्यूमन फीमेल देख सकते हैं, ऑटोसोम तो दोनों जगह पर जो है वो सेम ही है, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर जो है वो सिमिलर है, और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है, एक्स एंड वाई टाइप के हैं. सो व्हेन गैमेट इज फॉर्म, मदर के अंदर जो है वो ऑलवेज सेम टाइप के गैमेट्स फॉर्म होते हैं. सो ड्यू टू सेग्रीगेशन और सेपरेशन यहाँ पर ऑटोसोम अलग हो जाएंगे. सो ए प्लस एक्स, दिस विल बी द फीमेल गैमेट और द ओवम. ये इस तरह के ओवम बनेंगे, सारे के सारे ओवम ऐसे ही बनेंगे. जबकि मेल के अंदर यहाँ पर एक्स और वाई 2 हैं, तो इसमें 2 टाइप के
स्पर्म्स बनेंगे, 50% ऑफ द स्पर्म विल कैरी द एक्स क्रोमोसोम. सो दिस इज okay, this is the sperm. Now I am showing the sperm with a small tail. A plus Y. This is the second type of sperm, Y containing sperm, and this is the X sperm. X sperms are also sometimes called gymnosperm, and Y sperms are called androsperm. So by the gamete formation we can observe here, फीमेल में जो है वो सभी जो गैमेट है वो सिमिलर टाइप के हैं और मेल में डिफरेंट टाइप के हैं. तो यहाँ पर ह्यूमन फीमेल जो है ये हेट्रोगैमेटिक है. सो दिस इज द होमोगैमेटिक है. ह्यूमन फीमेल इज होमोगैमेटिक. सो ह्यूमन फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक है और ह्यूमन मेल यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग टाइप के होने की वजह से. सो ह्यूमन मेल इज हेट्रोगैमेटिक. तो ह्यूमन मेल हेट्रोगैमेटिक हो गया, ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक हो गया. आपको हेट्रो और होमोगैमेटिक याद रखना है. बहुत टाइम जो है वो क्वेश्चन पेपर में वो हेट्रो और होमोगैमेटिक के ऊपर ही पूछते हैं. एग्जांपल देकर के पूछते हैं कि इसमें से किन कंडीशन में मेल हेट्रोगैमेटी होती है, किन कंडीशन में फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है, या फीमेल होमोगैमेटी, मेल होमोगैमेटी, ऐसे एग्जांपल्स पेपर में पूछते हैं. सो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से तो एक्स कंटेनिंग ओवम है, अगर यहाँ से भी एक्स कंटेनिंग स्पर्म यहाँ से फ्यूज होता है इससे, तो ये कंडीशन आ जाती है ए प्लस एक्स एक्स. और ये जो जाइगोट होगा ये आगे जाकर के फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा. सिमिलरली अगर कभी ऐसा हो जाए कि वाई कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए ओवम से, तो ये कंडीशन डबल ए प्लस एक्स एंड वाई ये कंडीशन आती है और ये जाइगोट आगे डेवलप होगा मेल बेबी में. सो एज यू कैन सी हियर, एट एवरी प्रेगनेंसी or at every birth there are equal chances of female and male baby. So the nature has kept this ratio 1:1 throughout the world in the human population. तो ये जो सिंपल सा मेथड है it is called XY मेथड. नेक्स्ट जो मेथड हम लोग देख रहे हैं वो है X0 मेथड. X0 मेथड उसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं. So the common example is grasshopper and roundworm. दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसके लिए. grasshopper and roundworm. तो इसके अंदर मेल जो होता है वो X0 टाइप का होता है और फीमेल जो है वो डबल एक्स टाइप की है. सो यहाँ मेल फीमेल, मेल जो है इसके अंदर ऑटोजोम दोनों में सेम रहेंगे. सो मेल का जो कॉम्बिनेशन होगा ए एंड X0. एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इसको X से 0 लिखते हैं, चाहे तो हम लोग सिर्फ X भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. तो जो स्पर्म्स रहेंगे वो सारे के सारे एक्स वाले रहेंगे या तो फिर एक्स एब्सेंट रहेगा. तो ये दो पॉसिबिलिटी है. और फीमेल का जो है वो डबल एक्स टाइप है जैसा इसके पहले के केस में था ए प्लस एक्स एक्स. सो यहाँ पर गैमेट्स जो बनेंगे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे. स्पर्म्स जो रहेंगे कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, एब्सेंट रहेगा. सो ए प्लस एक्स टाइप के स्पर्म्स बनेंगे और ए प्लस 0 टाइप. तो ए प्लस 0 का मतलब होता है
only autosome containing sperms and these are the X containing sperm. इसके पहले के केस में 50% X वाले थे और 50% Y वाले थे. यहाँ पे 50% X वाले हैं और 50% में X क्रोमोसोम absent है, only autosome है. यहाँ पर एक ही टाइप के फीमेल गैमेट या ओवम बनेंगे. सो ये हो जाएगा A plus X. Then after fertilization, this will be AA plus XX, and if this sperm fertilizes the ovum, it will produce AA plus X0. तो X0 वाले जो रहेंगे ये आगे जा करके ये इंसेक्ट या राउंडवर्म्स जो है ये मेल एनिमल में कन्वर्ट होंगे और ये फीमेल में. तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि मेल के अंदर जो है वो हेट्रोगैमेटी है और फीमेल्स जो है यहाँ पर भी होमोगैमेटिक है. तो इसके पहले के भी केस में फीमेल होमोगैमेटिक थे और यहाँ पर भी, और वहाँ पर भी मेल हेट्रोगैमेटिक थे, यहाँ पर भी मेल हेट्रोगैमेटिक है. सो इन बोथ द केसेस द होमोगैमेटी एंड हेट्रोगैमेटी पैटर्न इज सेम. Then we will see the ZW and ZZ type of mechanism. ZW, ZZ type of mechanism is seen in case of birds, reptiles and fishes. Example is birds, reptiles and fishes. We are going to take the example of birds. Birds की example हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर, और ZW ZZ जो टाइप है इसमें मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं. सो मेल यहाँ पर हमको होमोगैमेटिक मिलेंगे और फीमेल जो रहेंगे वो हेट्रोगैमेटिक. फिनोमिनन को तुम आसानी से ऐसे याद रख सकते हो जैसे मेल ह्यूमन बीइंग के अंदर X और Y है, तो यहाँ पर X और Y से उसको डिनोट करने की जगह पे Z और W से डिनोट किया गया है. तो यहाँ Z और W ये क्रोमोसोम को डिनोट करने के लिए अल्फाबेट्स जो है वो यूज किए गए हैं. सो इसके अंदर जो मेल है इट इज ऑटोसोम प्लस ZZ. यहाँ पे ऑटोसोम पेयर में रहेंगे एंड ZZ. फीमेल्स जो रहेंगे, ऑटोसोम तो हर जगह पे पेयर में ही रहते हैं, फीमेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोसोम एंड ZW से. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ मेल के अंदर, सारे के सारे जो स्पर्म्स रहेंगे वो ऑटोसोम प्लस Z वाले स्पर्म्स रहेंगे. सो ऑल द स्पर्म्स विल कंटेन 50% ऑटोसोम एंड द Z क्रोमोसोम. फीमेल्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप के ओवा फॉर्म हो सकते हैं. सो A प्लस Z वाले कुछ ओवम बनेंगे और A प्लस W वाले थोड़े कुछ 50% ओवा फॉर्म होंगे. नाउ हियर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ऑलवेज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डिपेंड ओवर द हेट्रोगैमेटिक पेरेंट. जो पेरेंट हेट्रोगैमेटिक होगा उसके ऊपर ही सेक्स डिटर्मिनेशन या जेंडर का डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेल जो है वो होमोगैमेटिक है और फीमेल जो है ये हेट्रोगैमेटिक है. तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखो कि होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक ये कौन कौन से केसेस में हमको देखने को मिल रहे हैं. तो शुरू के जो दो केसेस थे यहाँ पर, इसमें दोनों में पैटर्न सेम था. फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक थी और मेल हेट्रोगैमेटिक था. अभी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मेल जो है ये होमोगैमेटिक है एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक है. सो जो भी हेट्रोगैमेटिक पेरेंट होगा जेंडर वही पेरेंट के गैमेट्स डिटरमाइन करेंगे. सो हियर फीमेल इज प्रोड्यूसिंग Z and W type of ova and male is producing Z type of sperms. So here if this
ovum is fertilized Z containing, then it will produce AA plus ZZ, and if the same sperm by chance fertilizes the W containing ovum, then it will produces 2A plus ZW. So ZZ वाला जो जाइगोट है ये आगे जाकर के मेल एनिमल में कन्वर्ट होगा और ZW वाला जो है ये फीमेल एनिमल में कन्वर्ट होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हैप्लोडिप्लॉइडी, वो भी देख लेते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म, the mechanism of haplodiploidy, it is seen in case of हनी बीज। हनी बीज के अंदर जो है ये देखने को मिलता है हमको हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म। तो अभी तक के जो ऊपर के 3 पैटर्न थे, ये ऊपर के 3 पैटर्न में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम कर रहा है। किसी केस में X क्रोमोसोम है, किसी केस में Y क्रोमोसोम है, कहीं Z है, W है, कहीं पर अब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पर जो है X, Y या Z, W क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स के लिए। सो यहाँ पर पूरा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट विल डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द एनिमल। तो यहाँ हनी बीज के अंदर जो फीमेल बीज होती हैं, फीमेल जो फ्लाइज होती हैं, जो बीज होती हैं, वो ऑलवेज डिप्लॉइड होती हैं। सो आई एम राइटिंग हियर द फीमेल कॉम्प्लीमेंट females, then male. Males are also called as the drone bees. मेल को ड्रोन भी बोलते हैं। फीमेल जो होते हैं उनके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 32 होता है, और मेल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। सो n is equal to 16. Now here the process of meiosis takes place in females only. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर यहाँ पर फीमेल के अंदर मियोसिस होता है, और यहाँ मेल के अंदर गैमेट जो है मियोसिस से नहीं बनते हैं, माइटोसिस से ही जो है गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ हमको जब मियोसिस होगा तो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स मिलेंगे, n is equal to 16, n is equal to 16। मेल्स में मियोसिस नहीं होता है, तो मेल्स में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे 16 वाले होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता। अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन से ओवर फर्टिलाइज हो रहे हैं और कौन से ओवर फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे एनिमल का जो जेंडर है वो क्या आएगा उसके ऊपर। सो यहाँ अगर सपोज कर लो, हम लोग इसको ले लेते हैं, सपोज दिस ओवम इज फर्टिलाइज्ड, नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पर डिप्लॉइडी जो है वो रिटर्न आ रही है, डिप्लॉइडी कंडीशन 2n कंडीशन रिटर्न आ रही है। सो दिस इज 2n is equal to 32। और ये जो जाइगोट रहेंगे आगे जो एम्ब्रियो, उसके बाद में जब ये एडल्ट होंगे तो दे विल प्रोड्यूस और दे विल बी द फीमेल बीज, ये फीमेल बीज बनाएंगे। यहाँ एक स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिलता है मेल के डेवलपमेंट के लिए। कुछ गैमेट्स जो है जो फर्टिलाइज नहीं हुए, ये तो फर्टिलाइज हो गए तो फीमेल बन जाएंगे आगे। द गैमेट्स व्हिच वर नॉट फर्टिलाइज्ड, these gametes will after some time start consuming the nutrition which is available nearby and they start dividing their cells divide करना शुरू करेंगे और सारे के सारे हैप्लॉइड ही रहेंगे और ये भी आगे जाकर के जो है वो एनिमल में डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलता है इनके अंदर और इसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस।
पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोस की मीनिंग होती है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। सो इट इज एक्चुअली द वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ मींस द बर्थ विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो इट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेटिकली जो लार्वे डेवलप होते हैं ऑलवेज दे आर हैप्लॉइड, सो n इज इक्वल टू 16 रहेगा और ये लार्वे आगे जाकर के हमेशा मेल बनाएंगे। तो यहाँ हनी बी के अंदर हमको जो है देखने को मिल रहा है मेल जो होते हैं, मेल जो है ये पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो रहे हैं। तो मेल पार्थेनोजेनेटिक है यहाँ पर। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो है फीमेल जो होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं। तो अगर मेल पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो रहे हैं तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है अरेनोटॉकी। अरेनोटॉकी, डेवलपमेंट ऑफ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस। और अगर फीमेल्स पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है थाइलीटॉकी। थाइलीटॉकी। तो अरेनोटॉकी जो है अभी हम लोगों ने देखा ये हनी बीज के अंदर देखने को मिलती है। और थाइलीटॉकी जो है ये देखने को मिलती है लिजार्ड में, उसका नाम है साइंटिफिक नेम है लेसर्टा। सो लेसर्टा नाम की लिजार्ड में थाइलीटॉकी देखने को मिलती है। वहां पर फीमेल्स जो होते हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। तो ये 4 मेथड्स हमको जो है पढ़ने को है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया। इसके अलावा दूसरे भी कुछ मेथड्स होते हैं जो जिसमें क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होता, उनको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कॉमन एग्जांपल जो है वो बोनेलिया वर्म की एग्जांपल है, बोनेलिया ओविलिडीज की एक मरीन वर्म है उसकी एग्जांपल है। और ऐसे ही कुछ एनिमल्स के अंदर जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिसाइड करता है कि एग्स में से जो है वो मेल हैच आउट होंगे या फीमेल हैच आउट होंगे। तो टेम्परेचर की वजह से मेल और फीमेल जो हैच आउट होते हैं ये देखने को मिलता है हमको क्रोकोडाइल्स के अंदर। तो ऐसे कुछ स्कैटर्ड एग्जांपल्स ऐसे हम ऑलरेडी याद रख सकते हैं, बट ये जो है ये हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है याद रखना है इसको। ओके, सो यहाँ पर अपना जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक अभी स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इट इज म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन it is defined as sudden inheritable and discontinuous variation। ऐसा चेंज जो सडनली आ जाए और डिसकंटिन्यूअस हो। डिसकंटिन्यूअस का मतलब जो कैरेक्टर्स है पहले से उससे टोटली डिफरेंट हो और इनहेरिटेबल हो। इनहेरिटेबल मींस कि नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हो, तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। सो म्यूटेशन जो होते हैं ये वेरिएशन कॉज करते हैं आगे की जनरेशन में। कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और उसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो लीथल होते हैं, मींस पजेसर की डेथ भी कॉज कर देते हैं। और वहीं कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जो साइलेंट म्यूटेशन होते हैं जिनका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो लीथल तो नहीं होते हैं और साइलेंट भी नहीं होते हैं मगर वो एक्सप्रेस होते हैं, तो वो एक्सप्रेस होंगे और उसकी वजह से कुछ वेरिड कैरेक्टर्स आएंगे। तो जो वेरिड कैरेक्टर्स आएंगे एनिमल उसको लेकर के अपने आप को अडॉप्ट करेगा। सो म्यूटेशन जो है ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है। सो म्यूटेशंस आर कंसीडर्ड एज द रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था हुगो डी वेरिस ने। हुगो डी वेरिस ने 1901 के टाइम पर इसने म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी जो इवोल्यूशन के टॉपिक में हमको स्टडी करना है। बाद में फिर इसको और डिटेल में साइंटिफिकली स्टडी किया टीएच मॉर्गन ने अपने फ्रूट फ्लाई वाले एक्सपेरिमेंट में 1910 में। सो म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने देख ली। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन जो है इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज।
तीन कैटेगरी में हम लोग म्यूटेशन को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकेंड इज जीनोमिक म्यूटेशन। Chromosomal mutation, genomic mutation, and third type is gene mutation. So these are the three broad categories. तीन मेन कैटेगरी ये हैं, इसके अंडर में इसकी फिर सब कैटेगरीज आती हैं। तो क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। यहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर या प्लॉइडी जो है वो चेंज नहीं होती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोमल अबेरेशन। इसको क्रोमोसोमल एबेरेशन भी बोलते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है, ये क्रोमोसोम का कोई बीच का पार्ट लॉस हो जाए या लॉस हुआ वाला पार्ट कहीं एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे पे ऐड हो जाए या उसी क्रोमोसोम से निकल के उसी क्रोमोसोम के कोई पार्ट के ऊपर जाके ऐड हो जाए, तो इसकी वजह से होता है। तो यहाँ हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, इसके अंदर जो कैटेगरी है वो है एग्जाम्पल में डिफिशियंसी। डिफिशियंसी यानी कोई पार्ट का कम हो जाना, तो डिफिशियंसी या जिसको हम लोग कहेंगे डिलीशन, क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो जाना। फिर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट क्रोमोसोम का रिपीट हो जाता है, डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का पार्ट रिपीट हो जाना। तो सपोज कर लो जैसे ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम का जो है ये इतना पार्ट यहां से और ये इतना पार्ट, ये इतना यहां से डिलीट हो गया, मींस यहां से ये ब्रेक हो गया, तो ये डिफिशियंसी, ब्रेक हो गया, लॉस हो गया या डिसॉल्व हो गया, उतना पार्ट कहीं पर जाके अटैच नहीं हुआ, तो ये क्रोमोसोम डिफिशिएंट हो गया, ये वाला टुकड़ा जाकर के फिर वापस इससे जॉइंट हो गया। फिर ऐसे डुप्लीकेशन हो सकता है। डुप्लीकेशन ये हो सकता है कि सपोज ये इतना पार्ट यहां से लॉस हुआ और फिर इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया और ये कहीं पर जाकर के इंसर्ट हो गया, डुप्लीकेट होने के बाद में इंसर्ट हो गया। डुप्लीकेट होने के बाद भी इंसर्ट हो सकता है या कि यहां से लॉस हुआ और कहीं जाके इंसर्ट हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे इंसर्शन। तो डुप्लीकेशन भी हो सकता है, डुप्लीकेशन के बाद में इंसर्शन हो सकता है, और या कभी ऐसा भी होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन, ये इतना पार्ट क्रोमोसोम का यहां से ब्रेक हुआ और ये 180 डिग्री फ्लिप हो गया, रोटेट हो गया और वो वहीं पर या कहीं और जाकर के इंसर्ट हो जाए। तो ये सब जो है इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है। सो इट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल अबेरेशन। मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोमल अबेरेशन दे लीड टू बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट को कॉज करते हैं। फिर नेक्स्ट है जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिकल म्यूटेशन। यहां क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी नहीं चेंज होती, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है। तो इसके अंदर जो है इसके दो टाइप्स हैं, यूप्लॉइडी और अनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का होल सेट जो है वो चेंज होगा, मतलब पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर है वो या तो लॉस हो जाएगा या तो ऐड हो जाएगा, मतलब या तो रिपीट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। और अनयूप्लॉइडी के अंदर ये होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में से कोई एक लॉस हो जाएगा या लॉस हो जाएगा या कोई एक ऐड हो जाएगा। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक तरह की अनयूप्लॉइडी है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है वो 3 बार आ जाता है, तो ट्राइसोमी कॉज हो जाता है। इसमें भी और अलग अलग जो है फिर टाइप है,
तो यूप्लॉइडी के अंदर में भी अलग अलग जो है वो टाइप है, जैसे मोनोप्लॉइडी है या एक क्रोमोसोम का लॉस होना, डायप्लॉइडी है, डिप्लोप्लॉइडी है, और डायप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ऐसे है। और अनयूप्लॉइडी के अंदर भी अलग अलग टाइप है, जैसे इसमें नडीजोमी है, मोनोजोमी है और ट्राइजोमी है। मोनोजोमी मतलब कि एक क्रोमोसोम का लॉस होना, नलीजोमी दोनों पेयर का लॉस हो जाना, ट्राइजोमी एक ऐड हो जाना, टेट्राजोमी दो ऐड हो जाना। तो ये सब इसके अंडर में आएंगे। तो शॉर्ट में अभी इतना याद रख लो कि जीनोमिक के अंडर में ये दो हैं और ये दोनों की मीनिंग। फिर जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन इसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर लॉस नहीं होता है, बस जीन का कोई पार्ट लॉस हो जाता है या तो डिलीट हो जाता है। जैसे इसमें कॉमन एग्जांपल जो है हम लोग ले सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या के फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये अलग अलग टाइप है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गए इसमें। तो यहां पर हमको पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई एक नाइट्रोजन बेस का जो है वो लॉस हो जाता है, कोई सिंगल नाइट्रोजन बेस। जैसे ये देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। हमको और स्टडी करना है म्यूटेशन के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के रिस्पेक्ट में दोनों स्टडी करना है, फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट। लेकिन ये सेकंड वाले, इसके बाद वाले चैप्टर में स्टडी करना है, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसके अंदर। सो यहां पर भी डायरेक्ट इसको याद रख लो, पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस जो है वो चेंज हो जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर जो है कुछ ऐसा पार्ट डिलीट या ऐड होता है, कुछ ऐसा नाइट्रोजन बेस जिसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम होता है, जो सीक्वेंस होता है अपना डीएनए का, जीन का, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये 3 टाइप के म्यूटेशन है। नाउ वी विल स्टडी द जेनेटिक डिसऑर्डर along with the pedigree chart with the help of projector. Okay. Okay, so our next topic is the pedigree analysis. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेडिग्री किसको बोलते हैं। इट इज एक्चुअली द रिकॉर्ड ऑफ अ फैमिली विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब किसी फैमिली में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर पाया जा रहा है तो वो पर्टिकुलर जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड जो होता है उसको हम लोग पेडिग्री बोलते हैं। पेडिग्री में हम लोग जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल को डिफरेंट सिंबल से शो करते हैं। सो मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर, फीमेल बाय द सर्कल, एंड इफ द सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, मतलब मेल फीमेल जो है वो स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि अबॉर्ट हो गया कोई बेबी, तो उसका जेंडर जो है वो डिसाइड नहीं हो पाया है, तो उसके लिए ऐसा रोम्बस बनाते हैं। देन अफेक्टेड अगर इंडिविजुअल है, मेल, फीमेल या कि अनस्पेसिफाइड जेंडर, तो उसको हम लोग कोई भी कलर से या शेड करते हैं, इन जनरल उसको शेडिंग कर देते हैं। मेटिंग जो होती है वो हम लोग एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से मेल और फीमेल को कनेक्ट करके शो करते हैं। अगर कॉन्सेंजीनियस मैटिंग है, मतलब कि दोनों के बीच में जो है, सपोज कर लो दोनों मेटिंग पार्टनर जो है वो कजिन है, रिलेटिव्स हैं, तो उसको हम लोग डबल लाइन से शो करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो पेरेंट्स अबोव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये दोनों जो है वो पेरेंट है, एक वर्टिकल लाइन और उसके बाद में फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से उनके फैमिली या उनके बच्चों को शो किया जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पेरेंट और ये उनके चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पेरेंट और उनके चिल्ड्रन में एक जो है ये अफेक्टेड दिखाया हुआ है। और अगर सपोज कर लो कभी ऐसा होता है एक कपल को जो है वो 5 या 6 या ज्यादा प्रोजेनीज है, तो उसको डायरेक्ट इस तरह से लिख करके जो भी है उसके अंदर नंबर लिख देते हैं हम लोग मेल फीमेल के अंदर। तो ये हो गया। अब हम लोग जो है वो एक पेडिग्री देखेंगे एग्जांपल। ओके, सी यहाँ पर एक एज एन एग्जांपल जो है वो एक पेडिग्री शो की हुई है। तो पूरा फोकस करो, नीचे वाला वीडियो लिखा हुआ भी है ना, हाँ बस बस इतना। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक पेडिग्री इस तरफ दिखाई हुई है और एक जो है वो उस तरफ दिखाई हुई है। तो हम लोग पहले ये वाली पेडिग्री को देखते हैं। दिस इज एक्चुअली द ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। यहाँ जो कंडीशन है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब कि जो कैरेक्टर है वो ऑटोसोम से लिंक है और वो कॉज हो रहा है कोई ना कोई डोमिनेंट एलील से।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फीमेल जो है वो शेडेड है, तो मतलब फीमेल अफेक्टेड है, मेल नॉर्मल है, तो इसके लिए उसको शेड नहीं किया गया है। इनके जो है 1 2 3 4 ये 4 प्रोजेनीज है। अब ये 4 प्रोजेनीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक मेल और यहां से जो है एक फीमेल अफेक्टेड है। फिर इस तरह से यहां पर ये नॉर्मल मेल और इसकी मेटिंग जो है ये नॉर्मल फीमेल से दिखाई हुई है, इसकी सभी प्रोजेनी जो है ये नॉर्मल है। यहां पर देखेंगे तो अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड नॉर्मल मेल से मेटिंग दिखाई हुई है, तो ये 3 बच्चों में जो है फीमेल यहां पर अफेक्टेड है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में भी जो है कुछ अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यहां पर जो है इस जनरेशन में भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील या ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स वो ट्रेट होते हैं जहां पर ओनली वन ऑटोसोमल डिफेक्टिव एलील इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज। तो पेडिग्री के ऊपर वैसे प्रीवियस ईयर्स से जो है वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, तो बहुत कई साल से नीट में तो नहीं आए हैं, एआईपीएमटी में आते थे, एम्स में आते, तो इसमें कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस एमटीजी में दिए हुए हैं, उसकी अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे फॉलो होता है। यहाँ पर हम लोग जो है वो सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। नेक्स्ट वाली जो पेडिग्री है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। हाँ, इसकी एग्जांपल जो थी वो पॉलीडेक्टाइली है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल जो है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव पहचानना बहुत आसान हो जाता है, कभी दोनों पेरेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पेरेंट्स क्या है, अनअफेक्टेड है। और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2, ये 2 ऑफस्प्रिंग्स जो है वो अफेक्टेड आ रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स नॉर्मल हो और ऑफस्प्रिंग फिर अफेक्टेड हो तो बहुत चांस होता है कि कोई ना कोई रिसेसिव कंडीशन हो सकती है वो। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये दोनों जो है वो कैरियर है, तो एक रिसेसिव वाली इसको मिली हुई है इस तरफ से और एक इसको मिल गई यहाँ इसके फीमेल पेरेंट के पास से। सेम केस यहाँ पर भी है। तो ऐसी कंडीशन जो है जहां पर मेल फीमेल जो है वो इक्वली अफेक्टेड हो और हर जनरेशन में हमको जो है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे अनअफेक्टेड के साथ में। तो 50% अफेक्टेड 50% अनअफेक्टेड, और हर जनरेशन में हमको अफेक्टेड और अनअफेक्टेड दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैटेगरी होती है। इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का जो है वो एक चार्ट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। हाँ, ये वाला चार्ट देखिए, यहां पर सिकल सेल एनीमिया का जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, जूम मत करिए सर, वैसे ही रहने दीजिए पूरा एक साथ में, हाँ बस। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं अफेक्टेड और अनअफेक्टेड इंडिविजुअल का जो स्मीयर है ब्लड का वो दिखाया हुआ है, साथ ही जो है वो हीमोग्लोबिन जीन का पार्ट दिखाया हुआ है, और ये एक अच्छी एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन की। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इट इज अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जहां पर आरबीसीज जो होते हैं ये ऐसे हाफ मून शेप या रॉड शेप या सिकल शेप्ड हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। ये जो ट्विस्टेड आरबीसीज होते हैं, जो डिफेक्टिव आरबीसीज होते हैं, इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन उसकी बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो डिफेक्टेड हो जाती है। और ये नॉर्मल आरबीसीज हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल बाइकॉन्केव आरबीसीज, तो इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी नॉर्मल होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन का जो पार्ट है ये है CTCGA, ये कोडॉन दिया हुआ है, यहाँ पर सिकल सेल वाले का कोडॉन दिया हुआ है, और यहाँ पर नीचे अमाइनो एसिड की जो है सीक्वेंस दी हुई है। तो हीमोग्लोबिन की जो ए पेप्टाइड होती है, अपना जो हीमोग्लोबिन होता है वो टेट्रामर होता है, उसमें 2 ए चेन या 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो अल्फा चेन है, अल्फा या ए चेन भी बोलते हैं इसको, तो इसका जो 6th वाला अमाइनो एसिड है यहाँ पर, ये दोनों सीक्वेंस में आपको खाली 6th वाले अमाइनो एसिड को कंपेयर करना है। HbA और HbS में 6th वाली पोजीशन पर अमाइनो एसिड यहाँ पर आप देखेंगे तो चेंज दिखेगा आपको। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है और ये सिकल सेल के अंदर वेलिन है, तो एक अमाइनो एसिड चेंज होता है, और ये जो एक अमाइनो एसिड चेंज होता है ये यहाँ हम लोग देख सकते हैं mRNA पर जो कोडॉन है GAG इसका सीक्वेंस है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं GUG सीक्वेंस है।
तो सिर्फ ये बीच का जो ए है ये यहाँ पर चेंज हुआ है, रिप्लेस हुआ है यू से, यानी एडेनाइन जो है वो यूरेसिल से रिप्लेस हुआ है, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन जो है यहाँ ऊपर जीन से आया है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं CTC और GAG। तो GAG जो ऊपर वाला है ये कोडिंग चेन है और नीचे जो है ये नॉन कोडिंग चेन का पार्ट है। तो यहाँ पे CTC है, यहाँ पे CAC, T जो है वो A से रिप्लेस हुआ है, A जो है यहाँ पर T से रिप्लेस हुआ है। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ मैसेंजर RNA के अंदर जो चेंज आ रहा है, एडेनाइन जो है रिप्लेस हो रहा है यूरेसिल से, ये भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर का जो पार्ट है DNA का जो पार्ट है, तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जो सिकल सेल एनीमिक होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं और सफिशिएंट ऑक्सीजन उनके टिश्यूज तक नहीं पहुंचता है, तो इसकी वजह से डेथ हो जाती है। ऐसी ही एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से होती है। उसके अंदर जो है उसको ब्लीडर्स डिजीज या रॉयल डिजीज बोला जाता है। उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों ने स्टडी किया है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है में रेड और ग्रीन कलर में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक और ऑटोसोमल डिजीज है जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसमें फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसके जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पर होते हैं, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं और उसकी वजह से बॉडी में फिनाइल एलानाइन का जो कन्वर्जन है वो टायरोसिन में नहीं हो पाता। तो ये सब जो है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में आ जाते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, अल्केप्टोन्यूरिया है, इस तरह के। एक और कंडीशन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें क्लोराइड शिफ्ट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पर उसके एलील होते हैं और उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो ये कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से एग्जांपल है, ये भी उसकी एग्जांपल है और जो अदर एग्जांपल मैंने बताया वो भी उसमें आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो पहला है अपना वो है डाउन्स सिंड्रोम। ओके, यहां देख सकते हैं हम लोग डाउन्स सिंड्रोम। तो कुछ सिम्टम्स भी दिखाए हुए हैं और यहां पर उसका कैरियोग्राम दिखाया हुआ है, कैरियोटाइप दिखाया हुआ है। सो डाउन्स सिंड्रोम जो है इट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी एंड द ट्राइसोमी इज सीन इन क्रोमोसोम नंबर 21। तो इसको हम लोग ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 21 वाला जो क्रोमोसोम है, बाकी सब जो है वो जोड़ी में है, सब पेयर में है, सिर्फ ये जो 21 वाला है यहाँ पर देखो 3 आ गए हैं। सो इट इज ट्राइसोमी 21, ये एक टाइप की ट्राइसोमी है। और ये होती क्यों है या ये डिफेक्ट क्यों आता है? इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज के टाइम पर जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 वाला जो है वो दोनों जोड़ी एक ही गैमेट में दोनों पेयर चले जाते हैं, तो दूसरे गैमेट में जो है वो कोई 21 वाला होमोलॉग नहीं जाता। तो ये कंडीशन लीड करती है ट्राइसोमी 21 को। कुछ इसके कॉमन फीचर्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे फ्लैट बैक ऑफ द हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, नोज जो रहती है वो ऑब्लिक रहती है, टंग जो रहती है उसके ऊपर रिंकलिंग रहती है और मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स के ऊपर मेनी लूप्स रहते हैं। एक एडिशनल लाइन रहती है ऐसे ट्रांसफर, जिसको बोला जाता है पाम क्रीज या सीमियन क्रीज भी कहते हैं इसको। और इन बच्चों को जो है कॉन्जेनाइटल हार्ट का या कॉन्जेनाइटल किडनी डिफेक्ट होता है, मतलब बर्थ से ही जो है इनको किडनी या हार्ट के डिफेक्ट होते हैं। और हाइट जो है इनकी बहुत कम रहती है, मतलब हाइट ग्रो नहीं होती, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, आईक्यू लेवल जो होता है ये काफी कम होता है इन बच्चों का। तो ये कुछ कंडीशन है। ऐसे ही जो है वो 2 और डिसऑर्डर दिए हुए हैं जो कि रिलेटेड है सेक्स क्रोमोसोम से। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम जिसमें हम लोग जो है वो XXY मतलब डबल XY वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम वाले जो रहते हैं ये फिनोटिपिकली मेल रहते हैं लेकिन नॉर्मल मेल नहीं रहते, इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नहीं होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो टॉल होता है इनका, और सम टाइम ऐसा हो जाता है कि इनको गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। गायनेकोमेस्टिया मतलब कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है मेल्स के अंदर। फिर एक कंडीशन है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है, तो X0 कंडीशन बोला जाता है उसको। और फिनोटिपिकली
टर्नर वाले जो होते हैं वो फीमेल होते हैं, लेकिन नॉर्मल फीमेल नहीं होते, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है नॉर्मल, और उनकी जो ओवरीज होती हैं बहुत रूडिमेंट्री होती हैं, छोटी होती हैं ओवरीज, तो स्टेराइल जो होते हैं, फीमेल स्टेराइल्स होते हैं, मेल भी जो है स्टेराइल होते हैं क्लिनी फिल्टर वाले। ओके, तो यहाँ तक जो है वो अपना चैप्टर नंबर जो ये जो हम स्टार्ट किए थे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो है इसके बाद का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके।